नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएनएस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। पॉलिटी में हम सबसे पहले जो है आपका शुरुआत से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि संविधान के निर्माण के पीछे जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला आपका टॉपिक है, चैप्टर 1 होगा पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। संविधान बनने के क्रम में दोस्तों बहुत सारे अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे। समय समय पर नए नए कानून और एक्ट पारित किए गए। उन सारे कानूनों का मिश्रण ही आपका संविधान है। यानी कि पिछले जितने भी कानून बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, उनमें जो जो अच्छे चीज़ें थी उनको हमारे संविधान में अडॉप्ट किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के चैप्टर में। तो चलिए, सबसे पहला जो आपका कानून था वो आया था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था कि डुअल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। यानी कि डुअल गवर्नमेंट खत्म हुआ और साथ ही कंपनी का जो सुपरविजन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुपरविजन में ये कंपनी आ गई। और नेक्स्ट आपका क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ बंगाल टू बी द गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरीज ऑफ इंडिया। यानी कि पहले ब्रिटिश का केवल बंगाल पे कब्जा था, तो अब इनका पूरा ब्रिटिश के जितने भी टेरिटोरी थे उस समय में उन पे गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसी गवर्नर को। ठीक है, साथ ही इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कलकत्ता। फोर्ट विलियम कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। यह अक्सर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर बनाया गया, तो वह हो जाएगा आपका फोर्ट विलियम। नेक्स्ट आपका है कि उस जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता में, उसके पहले जो जज थे, चीफ जस्टिस, वह थे सर इलिजाह इम्पे। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये 2 पॉइंट आप याद रखेंगे कि सबसे पहले आपको कहाँ बनाया गया, तो कलकत्ता में, और दूसरा आपका कौन थे पहले जज, तो वह थे सर इलिजाह इम्पे। और साथ ही कंपनी के जितने भी सर्वेंट्स थे, द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी वेयर फॉरबिडन टू इंगेज इन प्राइवेट ट्रेड एक्सेप्ट प्रेजेंट्स और ब्राइब। तो कंपनी के जितने भी सर्वेंट्स थे उनको प्राइवेट ट्रेड यानी कि अलग से अपना वो लोग कोई ट्रेड नहीं कर सकते थे। जो भी अब ट्रेड होता वह ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर होता था, और किसी भी टाइप का प्रेजेंट लेना और घूस लेना वगैरह उनको फॉरबिड कर दिया गया। यह कानून बना दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका अमेंडिंग एक्ट 1781 आता है। अमेंडिंग एक्ट 1781 की मुख्य बातें थी कि यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी डिफेक्ट था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी डिफेक्ट था उसको अमेंडिंग एक्ट 1781 लाया गया। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को कुछ अमेंड किया गया, और सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन था वह कलकत्ता के सारे इनहेबिटेंट के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। तो आपका अमेंडिंग एक्ट का ये मुख्य बात है। इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे आपको कोई एक पॉइंट दे दिया जाएगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट का बात है, तो सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय हुआ था, तो ये आपसे सवाल पूछ देगा। और जैसे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज ड्यूरिंग द, और आपसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1781 का अमेंडिंग एक्ट, ऐसे 4 एक्ट दे देंगे और आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि किस काल में ये हुआ था। तो उस टाइप से आपको याद करना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि किस किस एक्ट के समय क्या क्या हुआ वो आपको याद करना। तो अमेंडिंग एक्ट के समय 3 चीज़ें आपको याद रखना है। बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को अमेंड किया गया और साथ ही एक्सटेंड किया गया, और रेगुलेटिंग एक्ट के डिफेक्ट को जो है रेगुलेटिंग एक्ट के डिफेक्ट को रिमूव किया गया 1781 के अमेंडिंग एक्ट में। उसके बाद जो आता है वह है दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स एक्ट ऑफ 1784। फिर से 3 साल बाद पिट्स एक्ट आता है, जिसमें कि क्या था कि कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी वेयर नाउ सेपरेटेड। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के यानी कि EIC का जो एक कमर्शियल था और एक पॉलिटिकल विंग था, ये दोनों एक्टिविटी को अब सेपरेट कर दिया गया, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ 6 मेंबर्स, 6 मेंबर की एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। ये सारी चीज़ों को सुपरवाइज करने के लिए, जो कंपनी का अफेयर्स था इंडिया में उसको सुपरवाइज करने के लिए एक 6 मेंबर का बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, और 3 मेंबर विल बी देयर इन गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 लोग होते थे। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद है कि मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी वेयर सबऑर्डिनेटेड टू द गवर्नर इन जनरल ऑफ बंगाल इन ऑल मैटर्स। यानी कि कलकत्ता जो है बंगाल का, कलकत्ता जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल का हेड हो गया, और जो उस समय अंग्रेजों ने जीता था मद्रास और बॉम्बे उनके कब्जे में था, ये दोनों प्रेसिडेंसी अब सबऑर्डिनेट हो गए बंगाल के गवर्नर इन जनरल काउंसिल के। ठीक है, दिस एक्ट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट ए मेजर ऑफ कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स। इनफैक्ट द कंपनी बिकेम ए सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। यानी कि अब यह जो कंपनी थी उनका ओहदा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत में आई थी, उनका ओहदा कम होते गया। यानी कि अब जो ये कंपनी सरकार का धीरे धीरे रूप ले रही थी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में, और कंपनी को जो है वह सिर्फ कमर्शियल डिपार्टमेंट दिया गया, और जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स था वो कंपनी अपना काउंसिल बनाकर डिसाइड करती थी। तो ये थी मुख्य बातें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। तो 1784 को फिर से रिवाइज करें कि उसमें क्या क्या मेन मुद्दा है, तो वह है 6 मेंबर का एक कमेटी बनाना, कमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटी को सेपरेट करना। ठीक है, बाकी इसमें कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793, जो 1793 का चार्टर एक्ट आया है उसके बारे में। तो 1793 के चार्टर एक्ट में देखिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, द एक्सपेंसेज एंड सैलरीज ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू बी चार्ज ऑन इंडियन रेवेन्यू। जो चार्टर एक्ट 1773 आया उसमें अब जो इंडियन रेवेन्यू से बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 मेंबर का बनाया गया था, उसके सारे एक्सपेंसेज और सैलरी जो है इंडियन रेवेन्यू से दिए जाने लगे। यानी कि इंडिया के से जो रेवेन्यू होता था
उसी से इनका पेमेंट किया जाता था। द गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर्स कुड नाउ राइड ओवर द डिसीजन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव काउंसिल्स। जो गवर्नर जनरल होते थे और जो गवर्नर होते थे वह अपने रेस्पेक्टिव जो काउंसिल मेंबर होते थे, यानी कि गवर्नर जनरल का काउंसिल होता था कुछ मेंबर्स का, उनके द्वारा जो भी डिसीजन लिया गया है वो उनको गवर्नर जनरल या फिर गवर्नर अपने रिस्पेक्टिव काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते थे, यानी कि रद्द कर सकते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये है कि सारे लॉज को जो है वो इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया, जिससे कि हमारे रिटेन लॉ का फाउंडेशन बनता है। यानी कि जब ट्रांसलेट किया गया इंडियन लैंग्वेज में तो रिटेन फॉर्म में किया गया। तो आपको ये याद रखना है कि जो 1793 का चार्टर एक्ट है, 1793 का चार्टर एक्ट या फाउंडेशन है रिटेन लॉज का, यानी कि इसी समय से रिटेन लॉज का फाउंडेशन को माना जाता है, क्योंकि इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट है कंपनीज का ट्रेड मोनोपोली अगले 20 साल तक और जारी रहा, यानी कि कंपनी का अभी भी रूल जो था वह था इंडिया में। नेक्स्ट जो रूल आता है वह दोस्तों वह एक्ट है चार्टर एक्ट 1813 का। 1813 के चार्टर एक्ट की मेन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी डिप्राइव्ड ऑफ इट्स ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया, यानी कंपनी का जो इंडिया में अब ट्रेड मोनोपोली था वह खत्म हो जाता है, एक्सेप्ट इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। यानी कि इंडिया में कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह केवल टी के क्षेत्र में अपना व्यापार कर रही थी और चाइना से ये लोग अपना व्यापार कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस मेड द कंपनी मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इसके बाद क्या हुआ कि कंपनी को व्यापार इंडिया में करने से मना कर दिया गया, तो अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के केवल बच गई थी आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो। और ऑल इंग्लिश मैन कुड ट्रेड विथ इंडिया सब्जेक्ट टू फ्यू रिस्ट्रिक्शंस। तो अब जितने भी अंग्रेज थे वो सारे इंडिया से ट्रेड कर सकते थे, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, लेकिन जो भी पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती थी क्योंकि उनका मोनोपोली था उस टाइम, लेकिन अभी क्या था कि सारे अंग्रेज कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि फर्दर क्रिश्चियन मिशनरीज वेर ऑल्सो परमिटेड टू कम टू इंडिया एंड प्रीच देयर रिलीजन। 1813 के चार्टर एक्ट में जो है क्रिश्चियन मिशनरी इंडिया में आते हैं अपने रिलीजन को प्रीच करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यही दो ही पॉइंट था आपका 1813 वाले चार्टर एक्ट में, पहला कि इसका मोनोपोली इंड हो गया और दूसरा क्रिश्चियन मिशनरी आता है इंडिया में। नेक्स्ट जो आपका एक्ट है वह है 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें देखिए क्या होता है कि चार्टर एक्ट में 1833 में 1813 वाले चार्टर एक्ट में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी तो अभी भी इंडिया में ट्रेड मोनोपोली तो खत्म हो गया था, लेकिन टी यानी कि चाय और चाइना से ये लोग ट्रेड कर रहे थे। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में ये भी इंड कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी कि कंपनी का जो मोनोपोली है वो कंप्लीटली इंड हो जाता है। ठीक है। ऑल restrictions on European immigration into India and acquisition of land and property in India by them were removed, legalizing European colonization of India। यानी कि ये देखिए अब जो है 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हो रहा है कि यूरोप से अब कोई भी व्यक्ति आकर इंडिया में लीगल तरीके से ये लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, यानी कि लीगलाइज कर दिया गया यूरोपियन का कोलोनाइजेशन। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किस चार्टर एक्ट के किस अधिनियम के अंतर्गत यूरोपियन कोलोनाइजेशन इंडिया में विकसित होने लगा, तो आप लिखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू बी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब क्या था कि अंग्रेज जो थे पूरे इंडिया पे अपना परचम लहरा चुके थे, तो अब गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे अब इंडिया के गवर्नर जनरल हो जाते हैं और उनके अंदर सारे स्टेट में अलग अलग गवर्नर जनरल इन काउंसिल काम करने लगते हैं। जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो आप याद रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे आपका। अब क्या था प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिकेम द मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स। इंडियन अफेयर्स के लिए प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। एक लॉ मेंबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल के एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होते थे, उसमें एक लॉ मेंबर को अपॉइंट किया गया। जो मैकाले थे वो फर्स्ट लॉ मेंबर थे। इससे क्या था कि गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल की संख्या अब 4 हो गई थी। पहले 3 था गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, अब क्या हो गया एक लॉ मेंबर के जुड़ जाने के कारण गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल की संख्या अब 4 हो गई थी। ए लॉ कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। तो 1833 के चार्टर एक्ट में लॉ मेंबर को अपॉइंट किया गया कि इंडिया के लिए प्रॉपर आपको लॉ बनाना है कोडिफिकेशन करने के लिए लॉ के लिए, तो इसके लिए कमीशन अपॉइंट किया गया। द एक्ट थ्री ओपन टू ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन प्लेस ऑफ बर्थ डिसेंट एंड कलर सर्विसेज अंडर द कंपनी। और अब एक्ट जो है सारे लोगों पे बराबर रूप से लगने लगा। नेक्स्ट आपका जो एक्ट है वह चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का चार्टर एक्ट। अब देखिए द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 24 to 18 ऑफ विच 6 वर टू बी नॉमिनेटेड बाय द क्राउन। पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 24 नंबर थे वह 18 कर दिए गए और 6 अब डायरेक्ट क्राउन से नॉमिनेट होते थे। नेक्स्ट इसका पॉइंट है लेजिस्लेशन वाज फर्स्ट ट्रीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एज सेपरेट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव फंक्शन। तो इस चार्टर एक्ट 1853 में लेजिस्लेटिव पावर और एग्जीक्यूटिव पावर को अलग अलग किया गया और 1853 में ही रिक्रूटमेंट टू द सिविल सर्विसेज ऑन द बेस्ट ऑफ एन ओपन एनुअल एग्जामिनेशन एक्सक्लूडिंग इंडियंस, यानी कि इंडियंस को छोड़कर सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट कराया गया 1853 के चार्टर एक्ट में, जिसमें अभी भी इंडियन भाग नहीं ले सकते थे। नेक्स्ट आ जाइए आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है। इसमें देखिए क्या हुआ 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंट्रोड्यूस्ड ए बिल टू ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन। 1858 में अब देखिए 1857 की आपका क्रांति हो चुका है। 1857 के क्रांति के बाद जो है ब्रिटिश में हलचल मच चुका था कि अब इंडिया में क्रांति की लहर फैल चुकी है।
तो ये लोग सीरियसली इस चीज़ को लेते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी से अब सत्ता को हस्तांतरण कर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन से अब कंट्रोल किया जाने के लिए वहाँ पे प्रस्ताव पारित होता है ब्रिटेन में, यानी कि इंग्लैंड में। अंग्रेजों ने अपने यहाँ बनाया कि ये लोग अब अपने हाथ में लेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बहुत सारा लोग बगावत कर रहे थे। तो वो लोग क्या किए कि अपना ये चेंज कर दिए, पावर को शिफ्टिंग कर दिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 में एक बिल पारित होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। डिपार्टमेंट सिस्टम वाज फर्स्टली स्टार्टेड बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, यानी कि अब फर्स्ट जो है गवर्नर जनरल बनाए गए लॉर्ड कैनिंग को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो जो बनाए गए थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग अलग डिपार्टमेंट को देखने के लिए, उसको एबोलिश कर दिया गया, यानी कि रद्द कर दिया गया। और एक इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड कैनिंग को, जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल था। तो इनको पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। तो आपको याद रखना है 1858 के गवर्नमेंट ऑफ GOI एक्ट, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें कि ट्रांसफर किया गया पावर को और गवर्नर जनरल को डिपार्टमेंट सिस्टम शुरू किया गया। गवर्नर जनरल थे पहले लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद देख लेते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में देखिए, द वाइसराय वाज अलाउड टू इशू ऑर्डिनेंसेज लास्टिंग 6 months इफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट इन इमरजेंसी, रिस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंट टेकन अवे बाय द चार्टर एक्ट 1833। अब जो इसमें क्या था कि वाइसराय को अलाउ किया गया कि ये लोग अध्यादेश पारित कर सकते हैं जो कि 6 month तक वैलिड रहेगा अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी इमरजेंसी में है तो, ठीक है। और दूसरा किया गया कि लेजिस्लेटिव पावर जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी का था उसको रिस्टोर किया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को, जिसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। ये मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी आप एक बात जान लीजिए कि जब 1858 में 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिश के हाथों में, यानी कि ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जब पावर गई, तो क्राउन के हाथों में पावर जाने के बाद अब क्या था कि ब्रिटिश क्राउन की तरफ से एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था और दूसरा इंडिया के लिए एक वाइसराय होता था। जैसे पहले जो गवर्नर जनरल होता था वो अब वाइसराय बन गया और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था जो कि डायरेक्ट क्राउन को रिपोर्ट करता था। तो यहाँ पे मोर्ले जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और मिंटो जो है यानी कि लॉर्ड मिंटो वह थे वाइसराय, तो इसलिए इसका नाम पड़ता है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। वहीं आपको यहाँ पे देखिए मोर्ले वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाइल मिंटो वाज द इंडियन वाइसराय। अब मेन पॉइंट की बात कर लेते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में क्या क्या हुआ। मोर्ले वाज द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बोथ एट द सेंटर एंड इन प्रोविंसेज वर एक्सपेंडेड। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था उसको एक्सपेंड किया गया। विद रिगार्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एन इंडियन मेंबर वाज टेकन इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल। अब क्या था कि इंडिया में बहुत सारा विद्रोह फैल जाने के कारण ये लोग इंडियन मेंबर को भी अब अपने काउंसिल में लेने लगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन मेंबर को अलाउ किया गया और पहला जो इंडियन मेंबर था वह था सत्येंद्र कुछ ऐसे करके था, जिसके बारे में आप नेक्स्ट इस वीडियो में देखेंगे। An element of election was also introduced in the Central Legislative Council. The most notable and retrogative change introduced was that Muslims were given separate representation, thus communal representation was introduced. देखिए यहाँ पे वो जो डिवाइड एंड रूल वाला ये लोग का चलन था उसको वो देखने को मिलता है। एक इंडियन मेंबर को अलाउ किया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और जो छोटे लेवल पर था ये लोग इलेक्शन कराना शुरू कर दिए। और इलेक्शन कराने में सबसे ये क्या किया नोटेबल काम डिवाइड एंड रूल वाला कि मुस्लिम्स को ये लोग सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दे दिए, यानी कि मुस्लिम को एक अलग दे दिए, हिंदू को अलग, यानी कि जातिगत धर्म पे ये लोग करने लगे कि अलग अलग धर्म का अलग अलग ये दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। तो ये सबसे क्या हुआ कि इसी सब चीज़ का और लोग विरोध करने लगे। जो डिवाइड एंड रूल का जिसको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है, इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1909 में ही। नेक्स्ट आ जाइए आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आता है, जिसको मोन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोलते हैं। मोन्टेग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और चेम्सफोर्ड आपका वाइसराय है। डायआर्की सिस्टम इंट्रोड्यूस इन द प्रोविंसेज। इसके क्या किया गया, डायआर्की सिस्टम प्रोविंस में इंट्रोड्यूस किया गया। इट वाज कंसिडर्ड टू बी सब्सटेंशियल स्टेप टुवर्ड ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस। द प्रोविंशियल सब्जेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वे टू बी डिवाइडेड इन द 2 कैटेगरी। देखिए जो ये लोग का प्रोविंस था उसमें 2 भाग में पावर को ट्रांसफर कर दिया, यानी कि कैटेगरी में 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। पहला जो था वह था ट्रांसफर्ड और दूसरा जो था वह था रिजर्व्ड। एक था ट्रांसफर्ड और दूसरा रिजर्व्ड। ट्रांसफर्ड जो सब्जेक्ट था कुछ एड ऑफ मिनिस्टर्स के अलावा जो लोकल बॉडीज़ के द्वारा एडमिनिस्टर किया गया था, लेकिन जो आपका रिजर्व था वो अभी भी अंग्रेज देखते थे। उसके बाद क्या है डिवोशनल रूल्स सब्जेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन वे डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। सब्जेक्ट ऑफ ऑल इंडियन इंपोर्टेंस लाइक रेलवे एंड फाइनेंस वे ब्राउट अंडर द कैटेगरी ऑफ सेंट्रल, वाइल मैटर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंस वे क्लासिफाइड इनटू प्रोविंशियल। दूसरा क्लासिफाई किया गया सेंट्रल और प्रोविंशियल का। जो सेंट्रल के इंपॉर्टेंस का चीज़ था वो सेंट्रल ले लिया और जो प्रोविंसेस के अंडर आती थी जो चीज़ें वो प्रोविंशियल। इसी से आपका इंडियन संविधान में भी सेंट्रल सब्जेक्ट्स होते हैं और स्टेट के लिए सब्जेक्ट होता था, तो ये यहीं से लिया गया है। द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाज कंसिस्ट ऑफ द हाउस ओनली। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था वाज टू कंसिस्ट ऑफ द 1 हाउस ओनली, यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटर में केवल एक हाउस होता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल। द नंबर ऑफ इंडियंस वर इन द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज रेज्ड टू 3 इन ए काउंसिल ऑफ 8। द इंडियन मेंबर्स वर इंटरेस्टेड विद डिपार्टमेंट्स सच एज लॉ, हेल्थ, एजुकेशन, लेबर एंड इंडस्ट्रीज।
देखिए जो इंडियन मेंबर जो थे अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले केवल एक था, तो अब इसको बढ़ाकर 3 कर दिया गया। लेकिन इन लोग को अभी भी कुछ डिपार्टमेंट लिमिटेड ही दिया जाता था, जैसे लॉ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, लेबर, हेल्थ और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, ये सब दिया जाता था। जो मेन डिपार्टमेंट होता था जैसे कि होम मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सब अभी भी अंग्रेज अपने पास रखे हुए थे। और जो छोटे डिपार्टमेंट्स थे जिनसे अंग्रेजों को कोई खतरा नहीं हो सकता था, वो लोग अपने पास रखते थे। द सेंटर वॉज नाउ टू हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार बाई कैमरल लेजिस्लेचर लाया गया 1919 में। कॉमनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड्स टू सिख क्रिश्चियंस एंग्लो इंडियंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू बी हेंसफोर्थ पेड सैलरी आउट ऑफ द ब्रिटिश रेवेन्यू। देखिए जब कॉमनल रिप्रेजेंटेशन था 1909 में क्या किया था कि केवल मुस्लिम्स को कॉमनल रिप्रेजेंटेशन दिया था। अब 1919 में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अब सिख को भी हम देंगे, क्रिश्चियन को अलग देंगे और एंग्लो इंडियन जो है उनको अलग अलग कॉमनल रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो इससे यानी कि और ज़्यादा ये लोग डिवाइड एंड रूल की नीति पे काम करने लगे। और दूसरा पॉइंट है कि सेक्रेटरी ऑफ जो स्टेट होते थे उनको ब्रिटिश रेवेन्यू से ही पेड किया गया। 1919 की ये सारी इंपॉर्टेंस बात थी। अब चलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ द ब्रिटिश प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट्स। द ज्वाइनिंग ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स वाज वॉलंटरी एंड एज ए रिजल्ट द फेडरेशन डिड नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द सेंटर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया आपको सेंटर में। आपको एक बात का ताजुब होगा कि 1935 का जो कानून है उससे लगभग आपके संविधान का 60% चीज़ें लिया गया है, यानी कि संविधान का 60% आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही है। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फेडरल लेजिस्लेटर था उसमें 2 सेंट्रल लेजिस्लेटर, उसमें 2 चैम्बर बनाया गया, एक था द काउंसिल ऑफ स्टेट और एक था फेडरल असेंबली। इसी के तर्ज पर अभी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया था। इट मेड ए 3-fold डिवीजन ऑफ पावर्स, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट। अभी भी ये 3-fold डिवीजन यहीं से लिया गया है। जैसे आपको अभी देखने को मिलता होगा कि 3 प्रकार की सूची होती है, एक होता है सेंट्रल, एक होता है स्टेट और एक होता है कंकरेंट, यानी कि राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। तो ये भी यहाँ से लिया गया है 1935 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और डायरकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रिप्लेस डायरकी इन प्रोविंशियल, यानी कि अब जो था जो प्रिंसली स्टेट्स यानी कि प्रोविंशियल थे उनमें डायरकी आ चुकी थी। गवर्नर वाज द हेड ऑफ द प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव। जो गवर्नर थे वो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव के हेड होते थे। And was expected to be guided by the advice of popular ministries. However, the act gave arbitrary power to the governors to act in their discretion in certain matters. जो गवर्नर होते थे उनको कुछ मिनिस्टर का एड मिलता था, यानी कि सहयोग मिलता था, लेकिन जो गवर्नर था उनको पावर था कि वो अपने मन से जो काम करना चाहें वो कर सकते हैं कुछ सर्टेन मैटर्स में। एक्ट ने एक फेडरल कोर्ट भी बनवाया जो कि 1937 में इस्टेब्लिश किया गया। एक फेडरल बैंक को भी इस्टेब्लिश किया गया जिसे हम रिजर्व बैंक के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आपको रिजर्व किया गया। और एक फेडरल कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात कही गई थी जो कि 1937 में बना। और एक फेडरल बैंक बनाने की बात कही गई थी जो अभी आरबीआई है, यह भी 1935 में ही बना है। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोड वाज एक्सटेंडेड टू एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस एंड यूरोपियंस। जो सेपरेट इलेक्ट्रोड था वह अब एंग्लो इंडियंस को, इंडियन में जो क्रिश्चियन है उसको और यूरोपियंस को भी उसमें जगह दी गई सेपरेट इलेक्शन के लिए, ये जो रिजर्वेशन दिया जाता था उसमें। अभी तक हमने सारे बात कर लिया, 1935 तक आ गए। अब जो नेक्स्ट एक्ट आता है वह आज़ादी की लड़ाई उस समय चल रही थी और फाइनली हम उसमें कामयाब हुए और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या हुआ कि इंडिया को, ब्रिटिश इंडिया जो था उसको 2 भाग में तोड़ा गया, इंडिया और पाकिस्तान बना इस एक्ट के अनुसार। 18 जुलाई 1947 को इसको रॉयल फरमान मिला और 15 अगस्त को पाकिस्तान बनता है और इंडिया बनता है अलग अलग। ये जो लेजिस्लेचर था इंडिया में, जो बहुत सारा ये हो रहा था, विद्रोह हो रहा था, तो वहाँ के उस समय जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वह थे लॉर्ड क्लीमेंट एटली। उन्होंने ही घोषणा किया कि अब हम इंडिया को आज़ाद कर रहे हैं। उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो ये लोग आफ्टर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द सिख लॉर्ड माउंटबेटन ऑफ बर्मा। तो क्या था कि मुस्लिम्स, यानी कि एक मुस्लिम लीग थी और एक कांग्रेस थी, आपको मालूम होगा। तो मुस्लिम लीग ने ये डिमांड किया था कि वो लोग चाहते थे अलग एक अपना देश बनाना, जिसको अभी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो उनको पाकिस्तान बनाकर उनको डिवीज़न किया गया। जो आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे वो आए और उन्होंने डिवीज़न का काम कराया। और एक रेड क्लिफ नाम के व्यक्ति थे, रेड क्लिफ, उन्होंने ही जो है बाउंड्री खींची है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ये सारी चीज़ें करने का काम उन्होंने किया है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाने का काम सर रेड क्लिफ ने किया है और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को भी रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। तो रेड क्लिफ ने ही आकर इसको डिसाइड किया था। ये लोग क्या थे कि जो मुस्लिम कम्युनिटी जिधर रहती थी उधर से बाउंड्री करके अलग अलग किया था इंडिया और पाकिस्तान को। तो ये था हमारा दोस्तों डिस्कशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में पढ़ा, फिर एमेंडिंग एक्ट 1781, फिर पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, फिर 1853 का चार्टर एक्ट, फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 में, फिर से उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में, फिर 1909 का काउंसिल एक्ट जिसे मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। उसके आगे हमने पढ़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। फिर आपका आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो आप इसको बार बार देखकर रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों ये था आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर नंबर पार्ट 1। नेक्स्ट हम
पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें कि पॉलिटी का आपका नेक्स्ट टॉपिक कवर किया जाएगा। आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पार्ट 2 जल्द ही लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।